वो औरत मृत व्यक्ति को नहलाती और घर वाले अमीर हो जाते। समय निकालकर जरूर सुने। हमारे गांव में एक औरत थी। वो औरत जिस किसी मृत व्यक्ति को नहलाती, दूसरे दिन ही उस मृत व्यक्ति के घर वाले अमीर हो जाते। इन सब बातों पर मुझे बड़ी हैरानी होती। कुछ दिनों बाद मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया और मैंने मृत व्यक्ति को नहलाने वाले कमरे में छुपा कैमरा लगा दिया और जब सामने जो मेरी आंखों ने दृश्य देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो औरत मृत व्यक्ति के साथ। दोस्तों, मेरा नाम नीता है। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। वैसे हमारा गांव बिलासपुर के पास है, पर पापा की नौकरी के कारण हम शहर में रह रहे थे। गांव में मेरी दादी और चाचा रहते हैं। गांव में पापा की बुआ का देहांत हो गया था। हम सभी को अंत विधि के लिए अचानक निकलना पड़ा। वैसे ही हमारा सहज गांव जाना होता नहीं था, पर दादी से भी मिलना हो जाएगा, इसलिए सभी गांव गए। माँ मुझे जबरदस्ती जहां अंत विधि हो रही थी वहां ले गई। वहां सभी लोग, सभी रिश्तेदार एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। वो मतलब उस गांव में मृत व्यक्ति को नहलाने वाली निर्मला। मैंने अपनी चचेरी बहन से पूछा, ये निर्मला कौन है? उसने कहा, निर्मला जिस भी मृत व्यक्ति को नहलाती है, दूसरे दिन ही उसके घर वाले अमीर हो जाते हैं। अब देखना बुआ के घर वाले कैसे कल अमीर हो जाएंगे। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे यह सब सुनकर हंसी आ रही थी। उस पर मेरी बहन ने कहा, तू हंस मत, देखना तुझे 4 से 5 दिन के अंदर ही विश्वास हो जाएगा। उतने में निर्मला आई। उसे देख सब कहने लगे, निर्मला आ गई है, और सब एक बगल होने लगे। उसे देखा तो वो मुझे 50 से 55 वर्ष की चालाक औरत लग रही थी। निर्मला ने मृत व्यक्ति को नहलाते समय कमरे में से सभी को बाहर निकाल दिया और उस मृत व्यक्ति को नहलाकर बाहर आ गई। मैंने घर आकर दादी से पूछा तो दादी ने कहा कि अभी तक तो ऐसा ही होता आया है, देखो कल क्या होता है। मुझे गांव का माहौल बहुत पसंद था और साथ ही साथ फोटोग्राफी का। मैं अपनी चचेरी बहन के साथ जाकर प्रकृति की फोटो खींचती। हमारे माँ बाप हमें गांव में छोड़कर शहर लौट गए। दूसरे दिन गांव की सैर करते समय वो औरत सामने से आ रही थी जिसने कल मृत व्यक्ति को नहलाया था। मैंने अपनी बहन से पूछा कि ये कहाँ जा रही है। उस पर उसने कहा कि ये कहाँ जाती है, क्या करती है, ये किसी को भी पता नहीं, पर गांव में कोई तो जाने वाला है, इसकी कल्पना उसे पहले से ही होती है। एक हफ्ता ही बीता था और मेरी बहन की कही हुई बात सच साबित हुई। मेरे पापा की बुआ के घर के अमीर हो गए थे। ये बात रात से होने लगी थी और इतने पैसे कहाँ से आए ये किसी को भी मालूम नहीं था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। इस तरह से तो पैसे किसी के पास भी नहीं आते। कोई ना कोई बात तो जरूर होगी जो वो लोग बताना नहीं चाहते। वो कहते अगर हमने बता दिया तो हमारे सारे पैसे चले जाएंगे। दूसरी तरफ निर्मला बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन मैं सुबह के समय फोटो खींच रही थी, तभी सामने से एक औरत अपना चेहरा छुपाती हुई जा रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो निर्मला ही है। मेरी बहन मुझसे बोली कि जरूर आज गांव में कोई मरने वाला है। मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैंने उससे कहा, तुम्हें कैसे पता? उस पर उसने कहा कि निर्मला को पहले से ही पता है और उस तक खबर पहुंचने से पहले ही वो मृत व्यक्ति को नहलाने के लिए आ जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले से ही कैसे किसी को पता हो सकता है कि कौन मरने वाला है? पर इस बार भी मेरी बहन सही थी। थोड़ी देर में ही गांव में बात फैल गई कि बहुत दिनों से अस्पताल में भर्ती अनीता देवी का निधन हो गया है। ये खबर सुनकर मैं तो सन्न रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मुझे इतनी हैरानी में देखकर मेरी दादी कहने लगी कि वो निर्मला एक ईमानदार औरत है, उस पर शक करने की गलती मत करो।
उसके सपने सच होते हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि दादी को कैसे समझाऊं कि तुम लोग बड़े ही सीधे और भोले हो, किसी पर भी तुरंत भरोसा कर लेते हो। हम सभी अनीता देवी के घर पर पहुंचे। वहां देखा तो उनकी लड़की जो शहर में रहती थी वो कह रही थी कि मेरी माँ का आखिरी स्नान हम ही करेंगे। उसके ऐसा बोलने से निर्मला के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। कुछ औरतों ने उसे समझाया कि हमारे गांव में मृत व्यक्ति को निर्मला ही नहलाती है और जिसे यह नहलाती है उसके घर के लोग अमीर हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो इस बात के लिए राजी हुई। पिछली बार की तरह निर्मला ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। आखिर वो ऐसा क्या करती है कि मृत व्यक्ति के घर वाले अमीर हो जाते हैं? ये सवाल मुझे बार बार सताए जा रहा था और मुझे इसकी तह तक पहुंचना था। निर्मला फिर एक बार गांव से गायब हो गई। वो कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, ये किसी को मालूम नहीं था। हाँ, इतना पता था कि वो बगल वाले गांव में रहती है। हमारे गांव के सभी बुजुर्ग लोगों की नज़रों में वो एक ईमानदार औरत थी जो एक पैसा ना लेते हुए मृत व्यक्ति को नहलाती और उसी की बदौलत मृत व्यक्ति के घर वाले अमीर हो जाते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर दोनों बार मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। अनीता देवी के मरने के 3 हफ्ते बाद ही उनके घर वालों को 3,50,000 का चेक उनके दरवाजे पर पड़ा मिला। कुछ दिनों में ही बुआ के यहाँ की परिस्थिति बदलने लगी और ये सब निर्मला की कृपा थी। एक दिन अचानक दादी की तबीयत बिगड़ गई। मैं और मेरे चाचा उन्हें गांव के बाहर एक अस्पताल में ले गए। वहां मैंने निर्मला को एक लैब में किसी से बात करते देखा। उस समय मेरे पास कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था। हम तुरंत ही दादी को लेकर अंदर गए। दादी को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। डॉक्टर ने उन्हें 5 से 6 दिन एडमिट कर लिया। दादी की सेहत में जब सुधार आया तो मेरे मन में निर्मला का ख्याल आया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। दादी को अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और चाचा ने मुझे और चाची को घर जाने के लिए कहा। जैसे ही हम बाहर निकले मुझे फिर से निर्मला दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद यहाँ किसी से मिलने आई होगी, लेकिन दूसरे दिन फिर से वो मुझे अस्पताल में दिखाई दी। मुझे बहुत हैरानी हुई। तभी मैंने एक नर्स से पूछा कि निर्मला यहाँ वार्ड की देखरेख का काम करती है क्या? उसकी ये बात गांव में किसी को भी पता नहीं थी। तभी मैंने उसे एक नर्स से बात करते हुए सुना कि मुझे अब जाने दो, उसे नहलाने की व्यवस्था करनी है। अब मुझे समझ आया कि यह खबर उसे अस्पताल से पता चलती है। वो मृत व्यक्ति के घर वालों से पहले गांव पहुंच जाती है और गांव वालों को लगता है कि निर्मला आज गांव में आई है, मतलब कोई जाने वाला है। मैं सोचने लगी कि यह यहाँ काम करती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये जिस मृत व्यक्ति को नहलाती है उसके घर वाले अमीर हो जाते हैं। ये बात मुझे खटक रही थी। और एक बात ये कि वह अपने अलावा किसी और को उस व्यक्ति को नहलाने क्यों नहीं देती थी। 4 दिन बाद दादी को डिस्चार्ज मिल गया। इन 4 दिनों में मैंने निर्मला पर नजर रखी थी, पर मुझे ऐसा अलग कुछ लगा नहीं। कुछ दिनों के बाद चाची की बगल के गांव की मौसी का देहांत हो गया। मुझे पूरा विश्वास था कि निर्मला यहाँ भी होगी, पर हैरानी की बात तब हुई जब पता चला कि वो वहाँ नहीं थी। मैंने चाची से इस बारे में पूछा तो चाची ने बताया कि वो सिर्फ अपनी मर्जी के लोगों को ही नहलाती है और विशेषकर जो लोग बीमार रहते हैं। मेरी मौसी बीमार नहीं थी, उन्हें हार्ट अटैक आया था। सब कुछ हो जाने के बाद मैं और मेरी चाची घर लौटी। मेरे मम्मी पापा भी हमें लेने आ गए, पर निर्मला का रहस्य जानने से पहले मुझे गांव छोड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर मुझे शहर लौटना पड़ा। मैं अपने कॉलेज में बिजी हो गई थी। धीरे धीरे मैं सब बातें भूलने लग गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से गांव
जाने का मौका मिलेगा। अचानक मेरी दादी की बीमार होने के कारण मृत्यु हो गई। हम सब अंतविधि के लिए गांव पहुंचे और ये मौका मुझे हाथ से जाने देना नहीं था, क्योंकि ये घर हमारा था। तभी किसी ने निर्मला को मृत व्यक्ति को नहलाने के लिए आवाज दी। उतने में मैं जल्दी से जिस कमरे में मृत व्यक्ति को नहलाते हैं वहां एक छोटा कैमरा फिट कर दिया और दौड़कर बाहर आ गई। हर बार की तरह निर्मला ने सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। आधे घंटे के बाद वो बाहर आई। बाकी की सारी विधि पूरी हुई और मैंने शाम को चुपचाप वो कैमरा निकाल लिया। मैं जानती थी कि ऐसे समय में वीडियो बनाना गलत या यूं कहें कि अच्छा नहीं होता, पर मुझे सच जानना था। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि निर्मला मृत व्यक्ति को कैसे नहलाती हैं और ऐसा क्या करती है कि मृत व्यक्ति के घर वाले अमीर हो जाते हैं। मैं और मेरी बहन देख रहे थे कि निर्मला ने दादी को वैसे ही नहलाया जैसे मृत व्यक्ति को नहलाया जाता है, पर ऐसा कुछ तो था कि जो 4-4 बार वीडियो देखकर भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने फिर से वीडियो देखी और तब मुझे समझ आया कि बात क्या है। मैंने मेरी बहन से पूछा कि दादी बीमार थी क्या? हाँ, सीने में दर्द की वजह से अस्पताल ले गए थे। 3 से 4 दिन रखने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। मैंने फिर पूछा, दादी का कोई ऑपरेशन हुआ था? नहीं, उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। पर हुआ क्या है? मैंने कैमरा उसके सामने कर दिया और कहा, ये देखो, दादी के शरीर पर टाँकों के निशान हैं, जैसे किसी ऑपरेशन के होने पर होते हैं। मैंने घर के सभी सदस्यों से पूछा कि दादी का कोई कभी ऑपरेशन हुआ हो, पर सभी ने मना कर दिया। अब मुझे निर्मला पर शक होने लगा। मैंने वीडियो ध्यान से देखा। उसमें निर्मला जहां टाँके थे वहां वो बड़ी ही सहजता से पानी डाल रही थी। अगर उसके मन में चोरी नहीं होती तो उसे घर वालों को बताना चाहिए था कि दादी के शरीर पर टाँके के निशान हैं, पर वह चुप बैठी। दूसरे दिन मैंने निर्मला को बुलाया और वीडियो दिखाया और उसे सच बताने के लिए कहा। वो सब देखकर डर गई और कहने लगी, मुझे कुछ मालूम नहीं। उसे डराने धमकाने पर उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम इन सब के बारे में, और तुम्हारी दादी चड्ढा डॉक्टर की पेशेंट थी तो उन्हें ही इन सब के बारे में पता होगा। एक बात यह पता चल गई कि दादी डॉक्टर चड्ढा की पेशेंट थी। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अस्पताल ले चलो और कुछ दिन मुझे अपनी भतीजी बताकर अपनी जगह मुझे काम पर रखने के लिए कहो। दूसरे दिन मैं उसके साथ अस्पताल गई। मैंने जैसे बताया वैसे बोलकर मुझे काम पर रखकर वो वहाँ से चली गई। अब मुझे देखना था कि आखिर इस अस्पताल में क्या हो रहा है। मेरे पापा ने तो बड़ी मुश्किल से इन सब के लिए हाँ कहा। 2 से 3 दिन तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि जिससे कोई शक हो। 4 से 5 दिन बाद डॉक्टर चड्ढा राउंड पर आए। मैंने उन्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे पहले कहीं देखा हो, पर याद नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने एक नर्स को निर्मला को बुलवाने के लिए कहा। निर्मला आती है और सीधे डॉक्टर के रूम में चली जाती है। मैं दरवाजे के एक कोने में उनकी बातें सुन रही थी। डॉक्टर निर्मला से कहते हैं कि एक पेशेंट की मौत हो गई है। मैं उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा हूँ। तुम गांव में जाकर उसे नहलाने की तैयारी शुरू करो और किसी और को उसे नहलाने मत देना। और हाँ, तुम्हें तुम्हारा हिसाब मिल जाएगा। और पिछले हफ्ते जो औरत मरी थी उसके घर वालों तक पैसे भी पहुँचाने हैं। मैं तुम्हें वो पैसे दे दूँगा, तुम वो पैसे आगे दे देना। अब जाओ। मैंने अपना फ़ोन निकाला और कुछ सर्च करने लगी। थोड़ी ही देर में मुझे सब समझ में आ गया कि माजरा क्या है। मुझे पता लगा कि डॉक्टर चड्ढा को 8 साल पहले कानूनी उल्लंघन के कारण कुछ सालों की सज़ा हुई और लाइसेंस भी रद्द कर दिया, और अब सालों बाद डॉक्टर ने फिर से वही सब शुरू कर दिया। दरअसल ये डॉक्टर मरे हुए व्यक्ति के शरीर के अंगों को निकालकर ज़्यादा कीमतों में बेचते और सिर्फ निर्मला को उसे नहलाने के लिए कहते
ताकि किसी को वो निशान दिखाई ना दे और उसमें से कुछ पैसे उस व्यक्ति के घर वालों तक पहुंचाए जाते और उनसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया जाता था जिसमें लिखा होता था कि हम अपनी मर्जी से पेशेंट के शरीर के अंगों को निकालने की परमिशन दे रहे हैं। बेचारे ये लोग जो पढ़े लिखे ना होने के कारण कहीं भी साइन कर देते हैं और ये डॉक्टर खुद को हर बार बचा लेता। हमें मृत व्यक्ति के घर वालों ने परमिशन दी है तो ये गैर कानूनी कैसे हो सकता है। इस प्रकार से मरे हुए व्यक्ति के अंगों को ज़्यादा कीमतों में बेचकर वो बड़े अस्पताल भेजे जाते हैं। मैंने उनकी बातों की सारी रिकॉर्डिंग कर ली और पुलिस को बुलाया। उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी। अस्पताल के उस डॉक्टर के साथ साथ कई कर्मचारियों को भी पकड़कर ले जाया गया और अस्पताल सील कर दिया गया। यह काम करीब 5 सालों से चल रहा था और जब गांव वालों को ये सब पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। सभी ने मुझे शुक्रिया कहा और ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। एक बात की संतुष्टि भी थी कि मेरी वजह से मरे हुए व्यक्ति के घर वाले कैसे अमीर होते हैं ये भी पता चला और मानव अंगों को बेचने वाले इस धंधे को रोका गया और उन लोगों को उनके किए की सजा भी मिली। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी वो औरत मृत व्यक्ति को नहलाती और घर वाले अमीर हो जाते कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।